नमस्कार, शुरू करते हैं इंटीग्रेशन में अगला टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल। हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है? आपने उसको रिवाइज़ भी कर लिया होगा, अच्छी प्रैक्टिस नहीं की हो तो कर लीजिए। अब हम लोग अगला इंटीग्रल में डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इंटीग्रल के 2 टाइप हैं, एक है इंडेफिनिट इंटीग्रल और एक है डेफिनिट इंटीग्रल। नाम ही बताता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल का मतलब है जिसमें आंसर फिक्स नहीं है। सॉल्यूशन उसका फिक्स नहीं है क्योंकि लास्ट में प्लस कांस्टेंट कर देते हो तो सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, तो उसका इंटीग्रल का मतलब इंडेफिनिट है। जैसे आपने इसको इंटीग्रेट किया एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसकी वैल्यू आप क्या लिखते हो, एक्स की पावर 3 एंड 1/3 लाइक दिस, ठीक है, एंड प्लस कांस्टेंट। तो ये सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये रियल नंबर है। तो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, तो इसके कितने आंसर हो गए, इनफाइनाइट आंसर हो गए, ठीक है। पर आप इतना ही लिख देते हैं आंसर, बस ये एक आंसर टाइप का मान लेते हैं, नॉट वन आंसर। मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो फिक्स नहीं है, राइट। यहां आप वैल्यू चेंज करते जाइए कुछ भी, तो न्यूमरस सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। आप इतना लिख के छोड़ देते हैं कि इसका आंसर इतना हो गया, गॉट इट। पर ये फिक्स कहां हुआ, जब आपने प्लस सी कर दिया, सी का मतलब कोई भी रियल नंबर, तो इसका आंसर डेफिनेट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे इंटीग्रल क्या हो गए, इनडेफिनेट इंटीग्रल हो गए। लेकिन यदि इसी में कुछ ऐसा कर दिया जाए एक्स स्क्वायर डीएक्स और यहां पर लिमिट लिख दी जाए 2 से लेके 3 ऐसा, या कुछ भी 2 से लेके 7, मैं इसका मीनिंग समझता हूं। यदि कभी आपको इस तरह से लिखा हुआ दिखे, ये समझना ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल है। ये आपके समझने के लिए होगा, यदि ऐसा लिखा दिखे तो उसको समझना कि डेफिनेट इंटीग्रल है। ये लोअर बाउंड अपर बाउंड इस तरह से ये लिमिट लिखते हैं। ये जो लिमिट मैं कह रहा हूं, ये लिमिट जो आपने लिमिट पढ़ी है उससे अलग शब्द है ये, है ना, ये लिमिट, ठीक है। ये लिमिट मतलब यहां से स्टार्ट होकर यहां तक, ठीक है, ये इंटरवल है कुल मिला के ये, राइट। दिस इज इंटरवल, इंटरवल 2 से लेके 7 तक। तो जब ऐसा रहे, इस तरह से आपको दिखे, तो उसको समझना डेफिनेट इंटीग्रल। क्या समझना, डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल में निश्चित है कि इसका एक फिक्स आंसर आता है, ठीक है, इसका आंसर फिक्स होता है। क्लियर। तो ठीक से पढ़ते हैं इसको, डेफिनेट इंटीग्रल को, और समझते हैं। डेफिनिट, डेफिनिट का मतलब ये होता है निश्चित, डेफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रल। देखिए, इंटीग्रेशन का जो यूज है शुरू शुरू में एरिया निकालने के लिए किया गया, ठीक है। डिफरेंशिएशन का यूज क्या है, स्लोप निकालने के लिए करते थे, डेरिवेटिव का। और इंटीग्रल का यूज एरिया, कोई भी बाउंडेड फिगर है, ठीक है, तो उस बाउंडेड फिगर का एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज हुआ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को ऐसा भी डिफाइन किया गया, ठीक है, आपको बाकी हमने ऐसा डिफाइन कर दिया। जैसे आप डेरिवेटिव को कई प्रकार से डिफाइन करते हो, डेरिवेटिव को क्या डिफाइन किए थे हम लोग जब पढ़े थे, डेरिवेटिव को डिफाइन किया था कि ये रेट ऑफ चेंज भी कहलाता है, ये स्लोप भी कहलाता है, ठीक है ना। इसी तरह से इसको भी हमने डिफाइन किया था अभी कि एंटी डेरिवेटिव निकालना, वो फंक्शन निकालना जिसका डेरिवेटिव ये गिवन फंक्शन है। यानी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल निकालने का मतलब है कि वो फंक्शन ज्ञात करना जिसका डेरिवेटिव ये है। यही पढ़ा था शुरू में। तो ये एक तरीका है, ये एक एक प्रकार से इसको डिफाइन करना इंटीग्रल, ठीक है। दूसरा प्रकार से इंटीग्रल को डिफाइन करते हैं, बताते हैं कि इंटीग्रल जो है वो अपने आप में क्या है, एक क्लोज्ड बाउंडेड सरफेस है, उस बाउंडेड सरफेस का एरिया निकालना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन है, देयर इज अ फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, और ये फंक्शन इंटरवल ए कामा बी, इस इंटरवल पे एक फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है एफ एक्स। इंटरवल क्या है उसकी, डोमेन जो है क्लोज्ड इंटरवल ए कामा बी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, लड़िए देखिए, कैसे भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फंक्शन, ठीक है।
पर मान लेते हैं कि ए और बी की सारी वैल्यू क्या है, मतलब ए और बी पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है? तो कुछ एक ग्राफ हम बड़ा सिंपल सा ये बना लेते हैं, ये बना लिया हमने, ठीक है? ये हो गया ग्राफ एफ(x) का, राइट? क्लियर? और इसका इंटरवल ये, इसका जो डोमेन है, ये यहां से क्लोज्ड इंटरवल x0 इक्वल टू क्या मान लो, a मान लो, राइट? एंड फाइनली ये ये हो गया समथिंग x0 x2 x3 x4, ये मान लो xn इज इक्वल टू b हो गया, ओके, ठीक है? तो fx a से लेके यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, fa होगी फंक्शन की, और यहां पर क्या हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू, fb हो जाएगी। ये फंक्शन का ये ग्राफ हुआ, fx फंक्शन का, दिस इज अ ग्राफ। इस ग्राफ ने जितना एरिया ये इनक्लोज किया है, ये एरिया जितना भी है, दिस होल एरिया, ये एरिया हम निकाल सकते हैं, जो एरिया है इस एरिया को निकाला जा सकता है, ठीक है? और इस एरिया को निकालने के लिए ही, ऐसे एरिया को ही निकालने के लिए ही इंटीग्रेशन की शुरुआत हुई मैथमेटिक्स की, ठीक है? और मैंने आपको बताया ही है कि इन रियल प्रैक्टिस इंटीग्रेशन पहले आया, उसके बाद डिफरेंशिएशन आया। लेकिन हम लोग पढ़ते कैसे हैं, पहले डेरिवेटिव पढ़ते हैं और फिर इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, ठीक है? तो उल्टा इसका काम हुआ, ठीक? जरूरत यहां से पड़ी और यहां से चलते चलते उल्टा पहुंचे, ठीक है? और आज हमने इसको सिस्टमैटिक जमा दिया है, ठीक है? पहले डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं, फिर इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ते हैं। इसी रूप में सीखते हैं और ऐसा सीखना आसान होता है, क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसको हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में यूज करते हैं और इंटीग्रल कैलकुलस बड़े आसानी से सीख जाते हैं। तो इसके एरिया को, जो कि ये हमने व्हाइट कलर से दिखा दिया है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस fx विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम लिमिट a टू b, ठीक है? यानी a, x की वैल्यू जब कितनी हो, a हो, और यहाँ x की वैल्यू जब हो डोमेन b हो, ठीक है? इसको, तो इसको एरिया, ये जो है ना, ये इस तरह से लिखना ही क्या कहलाता है, डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। इस तरह से निकाल देना, डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू द एरिया, दिस एरिया, है ना, जो कि x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, इसके बीच में बाउंड है, और एक तरफ ये x एक्सिस हो गई और एक तरफ क्या हो गई, ये fx का ग्राफ हो गया। तो इसके बीच में जितना एरिया आता है, ये एरिया कुछ ऐसा डिनोट किया जाता है, इस तरह से दिखाया जाता है। तो इसकी वैल्यू यदि प्राप्त करनी है, बात समझे ना, ये जो एरिया है उसको ऐसा दिखाया जाता है, ठीक है? इंटीग्रल ऑफ फंक्शन fx विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम लिमिट a टू b, या फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल a टू b, ठीक है? या फ्रॉम लोअर बाउंड टू अपर बाउंड, ठीक है? लोअर बाउंड टू अपर बाउंड, इसके बीच में बाउंड है ये, ठीक? तो ये जो एरिया है, दिस इज डिनोटेड लाइक दिस, इस एरिया को हम ऐसा दिखाते हैं, ठीक है? और ये दिखा के इसकी वैल्यू प्राप्त कर ले यदि हम, तो यही कहेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी एरिया की वैल्यू एक फिक्स होगी, इंडेफिनिट तो होगा नहीं ये, एरिया की वैल्यू क्या होगी, डेफिनिट होगी। चूंकि ये जो हमने दिखाया है एरिया, इसको हम ऐसा शो करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, और ये जो लिखा है तो निश्चित ये एरिया है, तो एरिया की वैल्यू कितनी होगी, इसकी एरिया एक निश्चित आएगा, कुछ ना कुछ फिक्स आएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है? तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, एक फिक्स आंसर मिलेगा, इंडेफिनिट आंसर नहीं मिलेगा, इसका आंसर क्या मिलेगा, डेफिनिट मिलेगा। इसलिए ऐसा इंटीग्रल जिसमें इस तरह की लिमिट शो की हो, लोअर बाउंड अपर बाउंड शो किया हो, है ना, इंटरवल शो किया हो, ऐसा इंटीग्रेशन क्या कहलाता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है। गॉट इट? ये जो एरिया आ रही है, इस फिगर में देख रहे हो, इसको दिखाने का ये तरीका है, ऐसा शो करते हैं। और ये जो आएगा एरिया, क्योंकि हमने कहा एरिया दिखाने का ये तरीका है, तो एरिया जो आएगा वो फिक्स ही होगा अपना, डेफिनिट होगा, इनडेफिनिट नहीं होगा, निश्चित होगा। तो ये क्या हो गया आपका, डेफिनेट इंटीग्रल। गॉट इट? अब ये एरिया कितना होगा,
इसको कैसे निकालते हैं? तो इसको 2 तरीके से निकालते हैं, ठीक है? एक निकालते हैं लिमिट ऑफ सम और एक और तरीका है, ठीक है? वो बताएँगे। पहला वाला तरीका थोड़ा-सा टीडियस है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है जो अभी बताएँगे और दूसरा वाला तरीका बहुत ही आसान है ना? बिल्कुल चुटकी बजाते ही हो जाता है। मतलब उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता और कॉपी पेन भी नहीं उठानी पड़ती मोस्टली। छोटे-छोटे क्वेश्चन के लिए, बड़े क्वेश्चन के लिए तो उठानी पड़ेगी। अब जैसे मैं आपको इसको कह दूँ इस तरह से x स्क्वायर dx और मैं यहाँ से कह दूँ ये 0 से लेके या यहाँ से लेके 1 से लेके 5 तक, ठीक है? इस तरह से एक जो तरीका है बाद में हम इसको सीखेंगे, उसमें तो आपको कॉपी पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, ठीक है? बिना पेन उठाए ही इसका आंसर आ जाएगा और एक जो अभी बता रहा हूँ इसमें काफ़ी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पर बेसिक समझिए पहले, पहले उसको बेसिक समझ लीजिए फिर जो मेन तरीका उसको हम समझेंगे। तो इंटीग्रल निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो होता क्या है कि इसका हम एक दूसरा तरीका ये है कि इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एंटी डेरिवेटिव मान लीजिए आ जाता है f, फंक्शन f आ गया, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं fx आ गया मान लीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं एरिया कितना होगा दिस एरिया इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए कर देते हैं, एफ बी माइनस एफ ए। एक तरीका तो ये है निकालने का और दूसरा तरीका जो अभी मैं बताने जा रहा हूं जिसको हम पहला तरीका कह दें वो क्या है? फर्स्ट तरीका है आपका लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ सम, ठीक है जी। ये समझते हैं, ठीक है? शब्द पे मत जाइएगा अभी। जैसा मैंने कहा कि ये जो एरिया है यही जो है आपका डेफिनेट इंटीग्रल है, ऐसे शो करते हैं। तो हम एरिया निकाल लें तो इसका आंसर हमें पता चल जाएगा। तो क्या एक्सप्रेशन आएगी एरिया की? तो एक काम करते हैं हम इसको बहुत छोटे-छोटे पट्टियों में बाँटते हैं। एरिया निकालना है चूँकि ये कोई रेक्टेंगल तो है नहीं या कोई स्क्वायर तो है नहीं, ना पैरेललोग्राम है, ना ट्रेपेजियम है ना? ना समलंब चतुर्भुज है, ना समांतर चतुर्भुज है, ना कुछ है ये। तो इसका एरिया हम डायरेक्ट फ़ॉर्मूला लगा के तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है? तो एरिया कैसे निकालेंगे? इसको हमने बहुत छोटे-छोटे ऐसे इंटरवल में मैंने बाँट दिया। इस तरह से देखिए ऐसा, ऐसा मैंने ये बाँट दिया इसको। ये मान लीजिए क्या हो गया x1 ये x2 हाँ? और इसी तरह से x3, x4, x5 और ये मान के चलिए क्या हो गया? ये इसी तरह से लाइन हो गई आपकी ये हो गया दिस इज़ xr राइट? ये x0, x1, x2, x3 और लास्ट में हमने क्या कर दिया इसे xn ठीक है? हमने n पार्ट में इसको बाँट दिया। क्लियर है? इस फिगर को। अब मैं एक-एक स्ट्रिप का एरिया निकाल लूँ, ठीक है? ऐसे मैंने n हिस्से ऐसे-ऐसे कर दिए ऐसे-ऐसे, ठीक है? तो इसमें मैं एक का निकाल लूँ एरिया और सब मतलब सबका एरिया अलग-अलग निकाल लूँ और सबका एरिया निकालने के बाद मैं ऐड कर दूँ, तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो ये x0, x1, x2, x3 बराबर-बराबर इंटरवल में मैंने बाँटा, ऐसे-ऐसे बाँटते-बाँटते और ये लास्ट में, ये वाला मैंने ये देखो इसको मैंने लिख दिया, ये क्या हो जाएगा? x r-1 होगा, इससे कम, ठीक है? क्लियर है? अब मैं इन सभी का एरिया निकालूँ, कैसे निकालूँगा एरिया? चलिए एक का निकाल के देखते हैं। इसका देखिए, ये ना मान के चलिए P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया और ये पॉइंट S हो गया, ठीक है? PQRS का एरिया निकालना है ना? PQRS तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS, एरिया ऑफ PQRS, RS ठीक है? PQRS का जो एरिया होगा, SP लिख दो बल्कि PQRSP का जो एरिया होगा वही ऐसे शो किया जाता है डेफिनेटली, ठीक है? इस तरह से शो किया जाता है। तो एरिया निकालना मेन चैलेंज है। यदि एरिया निकल आए तो ये इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक है? एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए, इस छोटे से अच्छा इसको आपने कितने स्टेप में बाँटा? आपने इसको n स्टेप में बाँट दिया, n छोटी-छोटी पट्टी में बाँट दिया। तो ये बताइए ये इंटरवल कितना होगा? ये इंटरवल यहां से लेके यहां तक का इंटरवल कितना होगा? ये B है, ये A है। तो ये दूरी कितनी होगी?
b माइनस a, ठीक है। तो ये छोटी-छोटी जैसे आपने कितने टुकड़े बना दिए, n बना दिए। कितने बना दिए, n। ये देखिए पहला, पहला मतलब x0 x1, यहाँ x1 तक आए तो एक पट्टी बनी। x2 मतलब 2 पट्टी बनी, है ना? 3, 4, 5 ऐसे-ऐसे करते-करते x2 तक मतलब 2 बनी। तो xn तक कितनी बन जाएँगी? n पट्टी बन जाएँगी। x0 x1 तक 1 पट्टी, x2 तक 2 पट्टी, x3 तक 3, 4, xr तक xr ऐसे स्ट्रिप और xn तक कितनी? xn n स्ट्रिप। तो ऐसे n छोटी-छोटी स्ट्रिप बन जाएँगी। तो ये सब आपने बराबर हिस्से में बाँटा तो ये दूरियाँ बराबर होंगी, ये सारी डिस्टेंस बराबर होंगी, ठीक है? मैं पूरे नहीं दिखाया हूँ आपको ऐसे-ऐसे करके, ये पूरा व्हाइट ही हो जाएगा। तो ऐसे-ऐसे n पट्टी बनेंगी। तो a यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है b माइनस a, तो एक इंटरवल का ये डिस्टेंस कितना होगा? ये गैप कितना होगा? b माइनस a अपॉन n, क्योंकि n हिस्से बने हैं ऐसे। तो आपने दिस p q r s p has been divided into n intervals, n strips, है ना? इक्वली डिवाइडेड इनटू इक्वली स्पेस्ड कर दीजिए या इनटू n strips इन इक्वल इंटरवल, इन इक्वल इंटरवल, बराबर इंटरवल पे आपने n पट्टियां बना दी इसकी। तो ये बताइए एक पट्टी की दूरी कितनी हो जाएगी? दैट इज लेट यू सपोज दैट इज h, h है। तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक b माइनस a, तो b माइनस a अपॉन n कर दीजिए। क्लियर है? ठीक है, b माइनस a अपॉन n कर देंगे ऐसा, ठीक है। अब मान लीजिए कि n जो है टेंस टू इंफिनिटी हो जाए, इतने छोटी-छोटी पट्टियों में आपने इसको बाँट दिया, इतनी छोटी-छोटी पट्टियों में बाँट दिया, बारीक-बारीक से। n मान लीजिए क्या है? n इज़ टेंस टू 0। जब n टेंस टू 0 हो जाए, सॉरी n टेंस टू इंफिनिटी, आपने इनफाइनाइट पट्टियों में बाँट दिया, माफ़ करिएगा, n टेंस टू इंफिनिटी। आपने बहुत छोटी-छोटी पट्टियों में इसको बाँट दिया, बहुत नज़दीक-नज़दीक, ठीक है? तो n की संख्या कितनी हो गई? पट्टियों की संख्या n स्ट्रिप्स क्या हो गई? स्ट्रिप्स हो गई आपकी इंफिनिटी के नियर को अप्रोच कर रही हैं। तो फिर h किसको अप्रोच करेगा? h मस्ट अप्रोच टू 0, ठीक है? तो h जो है बहुत छोटा हो जाएगा। जब अनंत ऐसी बराबर पट्टियों में तुमने बाँट दिया, ऐसे बराबर दूरी की पट्टियों में बाँट दिया, बराबर दूरी की पट्टियों में बाँट दिया, इक्वल इंटरवल पे, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड h टेंड्स टू 0, पहली बात। अब हम एक का एरिया निकालने की कोशिश करें, ठीक है? तो देखो, मैं इसका एरिया निकालने की कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए क्या हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C और ये हो गया D। तो ABCD का एरिया, राइट? ABCD का एरिया निकालना है इसका। तो देखो इसका एरिया निकालने के लिए मैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ fx की वैल्यू कितनी होगी? यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ये AD हाइट को, AD को, और मल्टीप्लाइड बाय ये h कर दूं, तो मुझे एरिया कितने का मिलेगा? इतने का मिलेगा। I will get the area of this part, isn't it so? मैं यहाँ एरिया निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं यदि इस हाइट को इस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ये कितनी h है? ये गैपिंग क्या आ गई? h आ गई। और h निकालना आसान है, यहाँ से यहाँ तक b माइनस a दूरी और डिवाइडेड बाय मैंने क्या कर दिया n, जितनी मैंने छोटी-छोटी पट्टियां बांटी, तो n पट्टी बांटी तो n जो है, तो ऐसे-ऐसे n बनेंगे, ये बराबर दूरी पर n पट्टी बनेंगी। तो एक पट्टी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? विड्थ, इस पूरे चौड़ाई में से डिवाइडेड बाय आप n कर दोगे, ठीक है? b माइनस a अपॉन n, राइट? तो दिस इज h। तो यहाँ पर मैं एरिया निकालना चाह रहा हूँ इस पट्टी का, तो ये हाइट मल्टीप्लाइड बाय मैं इतना कर दूं, तो मुझे केवल इतने का एरिया मिलेगा, इसका ये एरिया छूट जाएगा, isn't it so? मतलब कि एरिया ऑफ ए बी
सी डी, ये एरिया। और यदि मैं इसको लेता हूं, इसको, इसका एरिया कितना हो जाएगा देखो, पहले तो ये देखो इसका एरिया हो जाएगा एफ एक्स आर माइनस 1 इंटू एच, ये एच इंटू ये, ठीक है। ये हो गई विड्थ और इंटू हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये रेक्टेंगल का आयत एरिया आ गया, ये एरिया आएगा। पर ये एरिया हमको नहीं चाहिए, हमको तो इसका भी एरिया चाहिए, इतने का भी। और फिर देखिए दूसरा, यदि मैं इसको लेता हूं, सीबी को लेता हूं, सीबी को, इतने को, तो इतने मल्टीप्लाइड बाई मैं एच करता हूं, ठीक है। सीबी कितना आ जाएगा, सीबी आ जाएगा आपका एफ एक्स आर इंटू एच हो जाएगा। यहाँ एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ एक्स आर हो जाएगी, ठीक है। एक्स की जगह क्या रख दोगे, एक्स आर रख दोगे, और इंटू ये कर दोगे फिर, तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ये इतने का आ जाएगा। इस पूरे का एरिया आ जाएगा, ए बी सी डी, और नहीं, ए बी सी डी का एरिया नहीं आया, सॉरी सॉरी, ये पहले जो एरिया आया ना, ए बी सी डी, ये ई, ये पहले ई का एरिया है, ए बी सी, ए ई डी सी का एरिया है, ए ई डी सी का, माफ करिएगा, ए ई डी सी का, गड़बड़ कर दिया था। देखो पहले जब आपने किया ए डी मल्टीप्लाइड बाई एच किया, तो ए डी, ये देखिए, ए डी मल्टीप्लाइड बाई एच, राइट। So AD is this, that is F x r minus 1 and into H, क्लियर, इतने का एरिया। तो ये ए ई डी सी, ए ई डी सी ना लिखिए बल्कि ए सी डी लिखिए, ए ई सी डी, ए ई सी डी का एरिया इतना हो जाएगा, दैट इज ए डी इंटू दिस हाइट, दिस विथ, एंड दिस ए डी इज हाउ मच, ए डी इज, ये एक्स की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, राइट, सीधे आ गया, ठीक है। और यदि आप इसको लेते हो, सीबी लेते हो, एरिया ऑफ सीबी, सॉरी हाइट सीबी, इनटू आप ये क्या करते हो, डीसी करते हो, डीसी यानी एच करते हो, राइट। सो दिस इज व्हाट, एफ एक्स आर इंटू एच हो जाएगा। ये एरिया किसका आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा ए बी, ये हो गया, ये एफ कर दीजिए, ये एरिया आ जाएगा एफ बी सी डी एफ, ठीक है। क्योंकि ये सी से लेके बी तक जो हाइट हुई, ये कितनी हुई, एफ एक्स आर हुई, और इनटू आपने ये विड्थ कर दिया, तो ये पूरी हाइट और ये विड्थ किया आपने, तो ये पूरा इतना का एरिया आ जाएगा, यानी बी एफ डी सी, या लिख दीजिए बी एफ डी सी। तो एरिया ऑफ बी एफ डी सी, एरिया ये, राइट, एरिया ऑफ बी एफ डी सी, एरिया ऑफ बी एफ डी सी ये होगा, ठीक है, बी एफ डी सी। पर आपको एरिया तो किसका चाहिए, एरिया चाहिए आपको ए बी सी डी का चाहिए, राइट। इस पट्टी का एरिया चाहिए ना आपको, तो ए बी सी डी का एरिया चाहिए, तो ए बी सी डी का एरिया तो आप निकाल नहीं पाओगे, ये कर्व है ना, इसे घुमा हुआ है, भाई इसका एरिया कैसे निकलेगा, आपको ऐसा है और ऐसा लिखा हुआ इस तरह से है, तो इसका एरिया तो आप निकाल नहीं पाओगे। इसको बड़ा करके देखिए, जब हमने ये हाइट ली और इसको मल्टीप्लाई किया, तो मुझे एरिया इतने का मिला, इतने का मिला, राइट। ये एरिया किससे है, हमारी रिक्वायर्ड एरिया से कम है। रिक्वायर्ड एरिया क्या है हमारी, ए बी सी डी है, ठीक है ना। तो ये देखिए ए बी सी डी का एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज ग्रेटर देन ए बी सी डी का एरिया, ए बी सी डी का एरिया, ये देखिए ए, ये हुआ तुम्हारा बी, ये हुआ सी, और ये हुआ डी, ठीक है। ए बी सी डी का एरिया ये क्या है, ये ग्रेटर है किससे, इससे, एरिया से, ए ई सी डी से, एरिया ऑफ ए ई सी डी, ए सी डी के एरिया से
AECD के एरिया से, इस एरिया से ये वाला एरिया बड़ा है, राइट? और ये जो एरिया है ABCD का एरिया, इस वाले एरिया से यदि आप ऐसा कर लीजिए इसको, F पॉइंट दे दीजिए, F हो गया ये। तो ये पूरे एरिया से, इस पूरे एरिया से, इस पूरे एरिया से छोटा है। ये लेस देन एरिया ऑफ BFDC, BFDC के एरिया से छोटा है, ठीक है? यानी आपको चाहिए था इतने का एरिया, ये चाहिए था, ठीक है? तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया, ये BFDC के एरिया से छोटा है, राइट? और ये एरिया इससे बड़ा है, इस वाले से, AEDC से। तो 3 एरिया आ गए, 3 एरिया की हम बात कर रहे हैं। पहले हम बात कर रहे हैं कितने की, देखिए पहले हम बात कर रहे हैं ये आपका ग्राफ हुआ। तो पहले हम बात कर रहे हैं ABCD का एरिया। ABCD का जो एरिया है वो इस एरिया से, इस वाले एरिया से क्या है, बड़ा है, इससे बड़ा है। हमको चाहिए किसका, ABCD का, इस पट्टी का चाहिए ना पूरा एरिया, ABCD का, इस कर्व का ये पार्ट लेते हुए ऐसा। तो ये एरिया इज लेस देन AECD के एरिया से। क्लियर है ये बात? तो इससे AECD के एरिया से कम है। और दूसरा, ये वाला जो एरिया है, नहीं सॉरी, AECD के एरिया से बड़ा है। ABCD का एरिया जो है AECD के एरिया से बड़ा है, ठीक है? जो एरिया AECD का है उससे एरिया बड़ा है ABCD का। यानी आपको जिसका चाहिए, इसका एरिया, दिस एरिया इज ग्रेटर देन दिस एरिया, इस एरिया से बड़ा है। वन थिंग, ठीक है? आपको ये नहीं चाहिए, आपको ये पूरा चाहिए, ठीक है? तो इसको तो आप निकाल सकते हो लेंथ इंटू ब्रेथ करके। तो ये हाइट AD कितनी हो गई, ये यहाँ चूंकि x की वैल्यू है कितनी, XR-1, तो ये हो गई तुम्हारी FXR-1 इंटू h कर दोगे, और ये कितनी चौड़ाई है, h है, ठीक है? ये निकल गया। दूसरा, आपको इसका भी नहीं, ये हाइट भी आपको पता है, ये हाइट क्या हो जाएगी, ये चूंकि x की वैल्यू है XR, सो दिस हाइट इज FXR, और इंटू आप h कर दोगे, इंटू h कर दोगे तो एरिया इतने का आएगा, नाम दे दो F, ये पूरे का एरिया आ जाएगा, इतने का एरिया आ जाएगा। तो अब ये एरिया हमें जो चाहिए था, एरिया ये वाला, इस एरिया से क्या हो गया, इस एरिया से बड़ा हो गया। ये लिखा मैंने। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है? एरिया निकालने चल रहे हैं, इस पट्टी का एरिया निकालना, तो इस पट्टी का एरिया हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है? जो काम करने चले थे तो उसका एक्यूरेट एरिया नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है? तो यदि मैं ऐसा कहूं, देखिए कि मैं इस पट्टी को बहुत छोटा कर दूं, अब देखिए थोड़ा सा इमेजिन करिए, इसको मैं बहुत छोटा कर दूं, ये स्ट्रिप, यानी h की वैल्यू मैं टेंस टू 0 कर दूं। h की वैल्यू जैसे ही मैं टेंस टू 0 करूंगा, तो ये सारे एरिया नियर अबाउट इक्वल हो जाएंगे। नहीं आई बात समझ में? क्या कह रहा हूं, देखो ये मैं एक बड़ा सा बना देता हूं आपको तो समझ में आएगा, ये छोटे डायग्राम में आपको समझ में आता नहीं। ये इसी को मैं बना रहा हूं, हाँ, आपको जूम करके बना रहा हूं, DC B and this is ABCD, right? This. अब this is your H, this is your H, right? And मैं कह रहा हूं, एक तो एरिया ये हो गया तुम्हारा, AECD वाला हो गया, और एक एरिया ये हो गया, ये पूरा हो गया बड़ा, ठीक है? हमको चाहिए था इसका एरिया, निकाल लिए हम इसका, इसका तो बिल्कुल एक्यूरेट निकाल लेंगे, इस पूरे का हम पूरा एक्यूरेट निकाल लेंगे, इसका नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये कर्व है, ट्राइंगल थोड़े है, कर्व है ना, कर्विलिनियर है यहाँ पर, इसका नहीं निकल पाएगा। पर यदि मैं इस h की वैल्यू को छोटा कर दूं, आप देखिए h की वैल्यू को मैंने छोटा किया, अब देखिए, ये देखिए, अभी भी कंडीशन वही है। अब देखिए h और मैंने छोटा कर दिया, तो अभी भी कंडीशन वही है।
h को मैं छोटा करता जा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए h को छोटा करता जा रहा हूँ और इसको और मैंने छोटा कर दिया, इसको और छोटा कर दिया, ये देखो, ये देखो, ये देखो h को और छोटा कर दिया और h को मैंने और छोटा कर दिया, ये ऐसे, ठीक है, और h को मैंने और छोटा कर दिया, ये देखो, तो क्या हो रहा है, h को जैसे ही छोटा करता जा रहा हूं तो ये एरिया लगभग बराबर होते जा रहे हैं। पहले इनके बीच में गैपिंग ज्यादा थी, ज्यादा बड़ा था ये, हाँ, पहले एरिया ऐसा था, इस तरह से देखिए, देयर वाज अ ह्यूज गैप, फर्स्ट द एरिया वाज लाइक दिस, पहले इतना अंतर था, इतना ज्यादा, इतना इतना कम है इस मेन से और इतना ज्यादा है ये देखिए, ये जो हमको जिसका एरिया चाहिए उस एरिया से ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है और ये वाला जो है इतना छोटा है जो चाहिए था। और जैसे-जैसे मैंने h को छोटा करता गया, मैं स्मॉल करता गया, तो ये देखिए गैप इनके बीच के लगभग खत्म हो जाते हैं, लगभग खत्म हो जाते हैं, यानी लगभग इक्वल हो जाते हैं। और मैंने क्या कहा, इनको n टेंड्स टू इन्फिनिटी करना है, माने बहुत छोटा कर देना है आपको, बहुत पतला बारीक सा कर देना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब बहुत छोटा कर दोगे आप, h टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, सॉरी h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, h टेंड्स टू 0, और जैसे ही h टेंड्स टू 0 तो ये सारे एरिया लगभग इक्वल हो जाएंगे, है ना? सो व्हेन h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, व्हेन h टेंड्स टू 0, so area of AECD is equal to, nearly equal to area of ABCD is nearly equal to area of BFDC। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए मैंने इतना बड़ा ड्रामाबाजी किया, ठीक है। ये नियरली इक्वल कब होंगे, जब h टेंड्स टू 0 हो जाए, यानी जब बहुत छोटे-छोटे पट्टियों में काट दोगे और इन छोटे-छोटे पट्टियों का एरिया, उसको सम कर लीजिए। तो देखिए इन छोटे-छोटे पट्टियों का एरिया कैसे, अब मैं यहाँ पर इसका एरिया निकालूँ, मान लो ये बहुत छोटा है, सब छोटे हैं, तो एरिया कैसे निकलेगा आप देखिएगा, एरिया ऐसे निकलेगा, इसका पहले वाले का एरिया क्या हो जाएगा, F, तो इसका मतलब मैं इसको लेके एरिया निकाल लूं, इस वाली पट्टी का इसका निकाल लूं, इसका निकाल लूं, सबको ऐड कर दूं, और एरिया निकालने का वही लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब ये जो है आपका, ये रेक्टेंगल के जैसे बिहेवियर करने लग जाएगा, एक आयत के जैसे बिहेवियर करने लग जाएगा व्हेन h टेंड्स टू 0, जब h 0 को टेंस करेगा तो आयत के जैसे व्यवहार करने लगेगा, ठीक है। इस बात को ठीक से विधिवत समझ लीजिए, ठीक है। ये जो है जैसे ये छोटा होता जाएगा ना, ये लगभग रेक्टेंगल जैसे हो गया, पहले क्या, पहले आपका देखिए ये, हाँ, तो पहले इतने का एरिया चाहिए था, पूरे का तो नहीं, अब क्या, जैसे ही आपने छोटा कर दिया तो ये पूरा रेक्टेंगल जैसे बिहेवियर हो गया कि नहीं हो गया, जैसे ही छोटा किया तो पूरा आयताकार हो गया लगभग, ठीक है। तो ये जो गैपिंग है, जो एलिवेशन हो रहा है, ऐसे चढ़ रहा है, वो ना के बराबर हो जाएगा, लगभग सीधा सीधा जैसे दिखेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसे दिखेगा वो, ठीक है, अपीयर लाइक ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अभी जो इतना बड़ा चढ़ाव दिख रहा था ऐसा, वो लगभग एक स्ट्रेट लाइन जैसे हल्का सा दिखेगा, तो लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाएगी। तो एक का पहले का एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एफ एक्स 0, राइट, एफ एक्स 0 इनटू क्या कर दोगे, एच कर दोगे, तो पहले वाले का एरिया आ जाएगा, ठीक है, अब प्लस एच इंटू एफ एक्स 1, ठीक है, इसको करोगे तो ये वाला एरिया आएगा, यानी इसको इधर वाले का लोगे तो ये एरिया आएगा, दिस एरिया यू विल गेट, ठीक है, एंड ये वाला एरिया, ये एरिया आएगा, एफ एक्स 1 करोगे तो, ठीक है, एफ एक्स 1 ये इतना इंटू ये, और मैं कह रहा हूं कि ये नियरली बराबर है, ये गैप नहीं छूट रहा है, क्योंकि h टेंड्स टू क्या है, 0 है, ठीक है, ये बहुत छोटा और छोटा बिल्कुल इसके बारे, अभी इससे छोटा मैं आपको करके दिखाऊंगा तब समझोगे नहीं, तो h टेंड्स टू 0, तो f x1 प्लस
ये एरिया क्या हो जाएगा एच एफ एक्स टू, और ये जो एरिया होंगे वो इक्वल होंगे नियरली जो एच टेंस टू जीरो। ये सबको ऐड कर दोगे और डेट 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 डैश प्लस एच, लास्ट वाला क्या होगा यहाँ पर इसका एरिया निकालना है इस वाले का। तो ये देखो यहाँ पर दिस विल बी एक्स एन माइनस वन, राइट। सो लास्ट वाला हो गया एफ एक्स एन माइनस वन इंटू एच, गॉट इट, दिस इज द एरिया। इन सबको ये आप ऐड कर दोगे और इसमें क्या है लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन h टेंड्स टू जीरो, ठीक। जब h टेंड्स टू जीरो हो जाए तो ये लिमिट ऑफ दिस फंक्शन यही इस पूरे का एरिया आ जाएगा, सम हो जाएगा। गेटिंग पॉइंट? ये बात आपको समझाया। हम्म? तो ये आ गया एरिया निकालने का एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको सॉल्व कर ले आंसर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो लिमिट ऑफ, देखिए दिस फंक्शन एफ एक्स जीरो की जगह क्या लिख सकते हो एफ ए लिख सकते हो, प्लस एफ एक्स वन की जगह क्या लिख सकते हो, एक्स वन कितना होगा, एक्स जीरो में एच ऐड कर दो, है ना, एक्स जीरो प्लस एच, एक्स जीरो कितना ए है तो ए प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज ए प्लस एच, ठीक है, प्लस एफ एक्स टू क्या हो जाएगा, एच आपने कॉमन ले लिया, एफ एक्स टू क्या हो जाएगा एच प्लस एच यानी टू एच, राइट। सो दिस इज एफ टू ए प्लस टू एच, ए प्लस टू एच, और ये ए है और इतना एच प्लस एच, गॉट इट। और ऐसे चलते चलते ये लास्ट किसको पकड़ोगे, इसको पकड़ोगे, इसको पकड़ के मल्टीप्लाई ये एच कर दो तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये एफ एक्स एन माइनस वन पकड़ोगे ना, एफ एक्स एन माइनस वन, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस एफ एक्स, एक्स की जगह आप लिखो ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, गॉट इट। लास्ट डैश डैश करके इसको सॉरी डैश 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 प्लस एफ एक्स, ऐसा लिखो ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है। ये हुआ आपका एक्स जीरो में एफ ए, एक्स वन में हुआ ए प्लस एच, ठीक है, एक्स टू में हुआ ए प्लस टू एच, तो एक्स एन माइनस वन में कितना होगा ये एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है, टू एच थ्री एच फोर एच एन माइनस वन एच, ठीक है, ऐसे ऐड होते जाएंगे। तो आप इतने मल्टीप्लाइड बाई ये किया, इतने मल्टीप्लाइड बाई ये किया तो इसका एरिया आया, इतने मल्टीप्लाइड बाई ये किया, इतने मल्टीप्लाइड, और यहाँ पर इतने मल्टीप्लाइड बाई ये किया, ठीक है, दिस हाइट मल्टीप्लाइड बाई दिस हाइट मल्टीप्लाइड बाई दिस हाइट मल्टीप्लाइड बाई दिस, ऐसा किया तो ये हो गया एरिया, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज, आगे लिख सकते हो, अच्छा यहाँ h टेंस टू जीरो है, ये लिखना जरूरी है आपको, ठीक है। सो दिस इज एरिया, किसका एरिया हो गया, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस पी, पी क्यू आर एस पी, पी क्यू आर एस पी का एरिया ये आ गया, ठीक है। और बस यही है आपका इसका वैल्यू, और क्या है, क्लियर हो गई बात। हम्म? तो ये देखो आप इसको क्या लिख लोगे आगे, h की जगह आप लिख सकते हो b माइनस ए अपॉन एन, ठीक, यहाँ h की जगह ये आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू b माइनस ए इंटू लिमिट ऑफ फंक्शन वन अपॉन एन, यहाँ क्या आ जाएगा देखिए, h की जगह आपका b माइनस ए अपॉन एन, वो एन मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और ये आपका पूरा एक्सप्रेशन यही जैसा है, एफ ए प्लस एफ ए प्लस टू एच एंड डेट 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 एफ ए प्लस
n minus 1 into h, राइट? दिस इज देयर। और यहाँ पर n टेंस टू क्या हो जाएगा, अभी h नहीं लिखोगे, n लिखोगे तो n ये क्या होगा, n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है? n क्या है, इन्फिनिटी। जब n टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा तब h टेंस टू 0 हो रहा। तो ये एक्सप्रेशन आपको मिल गई, ठीक है? तो इसकी वैल्यू निकाल लोगे यदि आप, अभी आपको fx दिया हुआ हो, a और b दिए हुए हों, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जब आपको fx दिया हो, ठीक है, आपको a और b की वैल्यू दी हुई हो, सो यू कैन सॉल्व दिस, और जैसे ये निकलेगा इसकी वैल्यू आ गई, एरिया निकल गया ये, ठीक है? तो आप इस कंडीशन पे जब h टेंस टू 0, तो ये जो 3 टाइप का एरिया आ रहा, 3 एरिया, 3 मान, ये सारे एरिया इक्वल हो जाएंगे। तो आप चाहे इतने मल्टीप्लाइड बाय इतना कर दो, इतने मल्टीप्लाइड बाय इतना, तो छोटी-छोटी पट्टियों का एरिया आ जाएगा। गॉट इट? क्योंकि ये जो 3 पार्ट बन रहे हैं, वो तीनों पार्ट क्या हुए, इक्वल हो जाएंगे। आप ऐसा नहीं, आप ये भी ले सकते थे, इसको भी ले सकते थे, ये इनटू क्या कर सकते थे, ये कर सकते थे, राइट? आप ये भी लिखा जा सकता था इसको, नो प्रॉब्लम। दिस कैन बी रिटन एज क्या, fx1 इंटू एच प्लस एच fx2, ऐसा भी लिख सकते हो, प्लस एच fx3, और लास्ट में चल के क्या हो जाएगा, लास्ट में चल के हो जाएगा एच fxn, राइट? ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है? x1 इसको लीजिए, तो ये एरिया आएगा, ये वाला, फिर x2 इतने h इंटू ये वाला, ये fx2, यहाँ तक fx2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया आएगा, ठीक है? ये एरिया आएगा, और यहाँ ये एरिया आएगा, तो ये एरिया सब ऐड हो जाएंगे। चूंकि ये सारी एरिया इसके बराबर ही होंगी, ये वाला इतने के हिस्से के बराबर ही होंगी, ये सब आपस में बराबर होंगी, ठीक है? जो कहानी यहाँ हो रही है वो इस सब जगह तो हो रही है, तो वो क्या है, इसके इक्वल ही हो जाएगा भाई। इतने मल्टीप्लाइड बाई दिस हाइट मल्टीप्लाइड बाई दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, ये इसके इक्वल हो जाएगा, नियरली इक्वल, राइट? दिस एरिया, दिस सॉरी this area, this much and up to here height, here this area must be equal to this area, इस एरिया के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है? जब h टेंस टू 0 होगा, बहुत नजदीक होगा। और आपको मैंने अभी डायग्राम में दिखाया ही, ये देखिए, ये देखो, अभी जो है ना इतना बड़ा h है यदि, तो ये देखिए, ये पूरा एरिया, हमारा उद्देश्य क्या है, इस कर्व का एरिया, इतने का एरिया निकालना, राइट? तो ये पूरा एरिया जो है ना, इतनी हाइट इंटू इतना कर दोगे, तो ये पूरा एरिया आएगा। दिस एरिया इज वेरी बिग, है ना, इज बिगर देन दिस, इससे बड़ा है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको छोटा करते जाओ एच को, चलो ये आपने कर दिया, तो ये देखिए, ये गैप कम होती गई। हाँ, लगभग अब जितना गैप आ रहा था ना, इतना बड़ा अंतर आ रहा था, वो इतना बड़ा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। ये देखिए, एच को जैसे ही आप छोटा करते जा रहे हो, अब देखिए, अब लगभग ये जो एरिया है कर्व के अंदर का एरिया है, और ये वाला जो एरिया है, ये हाइट इंटू ये, ठीक है, ये लगभग बराबर होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो fx की वैल्यू होती है पूरी हाइट आती है, ठीक है? तो ये लगभग बराबर होता जा रहा है। इसको और छोटा कर दीजिए तो ये जो गैप है, गैप लगभग खत्म हो जाएगा जो एक्स्ट्रा है। तो फिर जैसे ही h टेंस टू 0 होगा, तो ये वाला जो एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया, वो इस एरिया के, जो आपको कर्व के अंदर का चाहिए एरिया, उस कर्व के अंदर के एरिया के लगभग बराबर हो जाएगा, h टेंस टू 0। वही तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जब यहाँ पर लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन सॉरी लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन h टेंस टू 0, तो ये जो एरिया आएगा वो एरिया क्या होगा, ये सभी एक एक पट्टियों का एरिया है, और वो सारी एरिया हमने कहा ना, इसके कर्व के अंदर के एरिया आएंगे, वो जब h टेंस टू 0, तो ऐड कर दोगे कर्व के अंदर के एरिया, यही कर्व के अंदर के ही तो एरिया ऐड करना है आपको, और ऐड कर दो तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो ऐसा भी आप लिख सकते हो, और ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों में आंसर एक ही मिलता है। हम लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं, ये वाला लेते हैं, ये लोअर वाला इधर वाला लेते हैं, लेफ्ट वाला लेके चल रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट वाला लेके चलो, और वो भी सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। गॉट इट? बस यहाँ आप कॉमन ले लोगे, बात कहानी वही हो जाएगी। हाँ देखो, लिमिट ऑफ ये h हो जाएगा यहाँ, एंड ये fx1 क्या हो जाएगा, f
ये क्या आएगा x1 a प्लस एच आएगा, राइट, और प्लस f a प्लस 2h, राइट, और ऐसे से चलते चलते f a प्लस क्या हो जाएगा NH, ठीक है, NH, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ H की जगह आप वही लिख सकते हो b माइनस ए, और इस तरह भी कर सकते हो। सो b माइनस ए अपान अपान मत लिखो यहाँ, लिमिट ऑफ फंक्शन 1 अपान n, और इस पूरे को f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h एंड डेट f a प्लस nh, ऐसा, ठीक है। और यहाँ n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है। इनफाइनाइट पट्टियां काटी मैंने, ठीक है, तो एरिया निकालने का काम मैं कर रहा हूं, क्लियर। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात है, ये सब बातों से आप समझे परिचित हो गए होंगे। यहां से यहां तक का गैप कहलाएगा b माइनस ए, उस गैप को आप n से डिवाइड कर दिए, है ना, तो ये छोटा छोटा जो गैप है ये आ गया, तो ये हो गई विथ और इनटू हाइट, विथ इनटू हाइट करते जाइए, और हाइट कैसे आएगी, fx की वैल्यू, x की वैल्यू रखते जाइए तो fx, राइट। तो हम चाहे ऐसे ले लें, इतने मल्टीप्लाइड बाई इतना, फिर इतना मल्टीप्लाइड बाई इतना, फिर इतना मल्टीप्लाइड बाई इतना, इतना मल्टीप्लाइड बाई इतना, ऐसे सब लेते जाएं और सबको ऐड कर दें जो मैंने नीचे किया, और चाहे मैं इसको मल्टीप्लाइड बाई ये कर दूं fx1 पहला, भाई इसको लिया मैंने लास्ट इधर वाला राइट वाला, और इनटू ये कर दिया तो हमें ये एरिया मिल गया। फिर हमने इसको लिया fx2 लिया यहां से यहां तक, और मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहां तक का एरिया मिल गया, ऊपर तक का कर्व के, है ना, थोड़ा कर्व के ऊपर तक। लेकिन मैं कह रहा हूं h टेंस टू 0 है, ये ऊपर वाला ना के बराबर है, 0 ना, कुछ नहीं है, मतलब यही है, ठीक है। तो इसलिए छोटी छोटी पट्टियों मानी, n टेंस टू इंफिनिटी करना, सोचिए आप इंफिनिटी कितने अनंत टुकड़े ये, मतलब मैं n टेंस टू इंफिनिटी करके चित्र ही नहीं बना सकता है, इतना बहुत बारीक से मैं कर दूंगा तो कैसे बनाऊंगा, राइट। तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ जो आ रही है वो सब इक्वल रेक्टेंगल जैसे ही बिहेवियर होगा, है ना, वो उसका बिहेवियर ऐसे नहीं होगा, फिर मतलब ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये लगभग ऐसे सपाट ऐसे, ये देखो इतना से यदि आप हिस्सा ले लो, ये देखो इतना, तो ये परफेक्टली रेक्टेंगल नहीं हो गया, जब h टेंस टू 0 हो जाए तो ये आयताकार हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन h जब फाइनाइट है ना, बड़ा है ये, ठीक है, तब फिर h बड़ा है तो फिर ये एक रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी पट्टियों का एरिया निकालने के लिए मैंने ये समझाने की आपको कोशिश की कैसे निकालते हैं, समझ गए। तो ये क्या किया आपने, लिमिट ऑफ सम है, ये लिमिट ऑफ सम है, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज ए सम, ठीक है, सम ऑफ ये छोटी छोटा एरिया, छोटी छोटी पट्टी का एरिया, है ना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ सम, एक तरीका ये है डेफिनेट इंटीग्रल निकालने का, ठीक है। तो ये तो बेसिक था, हम इसका यूज नहीं करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल निकालने में, ठीक है, हम दूसरा यूज करेंगे। एक एक्सरसाइज है आपकी 7.8 जो कि इन्हीं का यूज करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक मैं आपको करके दिखा देता हूं, चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं कैसे करते हैं। तो देखिए आपकी एक्सरसाइज 7.8 का मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं, सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें तुम काफी परेशान हो गए होगे देख देख के ऐसा करके, तो सिंपल सा एक करके दिखा देता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और बिल्डअप हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और इंटीग्रेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, और लिमिट है इसकी 0 to 5, ठीक है, 0 से 5, इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखिए इसी तरह का यही जो फार्मूला है आपका, पहले तो आप निकाल लो क्या, h निकाल लो, h क्या हो गया b माइनस ए अपॉन एन,
और ये क्वेश्चन को यदि कहा जाए कि आप डेफिनेट इंटीग्रल निकालो एज अ लिमिट ऑफ सम, तभी आपको करना है ऐसा, ठीक है? जब आपको कहा जाए कि इस तरीके से निकालो, लिमिट ऑफ सम के रूप से निकालो, तब आपको ऐसा करना, अन्यथा की स्थिति में मैं आपको और सिंपल तरीका बताऊंगा इसके बाद। ये थोड़ा-सा थकाऊ प्रक्रिया है, इसका यूज़ करता नहीं है कोई, कोई नहीं यूज़ करता। ये केवल बेस समझने के लिए है कि वास्तविकता ये है। और इस प्रक्रिया से जो आता है और आगे अभी जो पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल निकालने का, जो ऐसे चुटकी बजाते हो जाता है, तो दोनों का आंसर सेम आता है, ठीक है? दोनों का आंसर सेम आता है। पर ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि स्टार्टिंग हमने यहीं से करी है। हमारे मैथमेटिशियन ने शुरुआत यहीं से करी है, ठीक है? इसलिए जानना ज़रूरी है। तो इसमें देखिए h कितना हो जाएगा? h इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई n कर दोगे। 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई n, n छोटे हिस्सों में बटेगा ये, डिवाइडेड बाई n, गॉट इट? सो इट इज 5 अपॉन n, ठीक है? 5 अपॉन n, एक बात हो गई, राइट? उसके बाद आप देखिए fa कितना हो जाएगा? fa ये पहला, हाँ? तो fa a चूंकि क्या है यहाँ 0 है, अब ये है, सो fa यानी f0, fa इक्वल टू f0, राइट? इज इक्वल टू यहाँ रखोगे आप तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 1, सो इज इक्वल टू दिस इज 1, ठीक है? और इस तरह से f, इसको आप ये भी कह सकते थे, इसको आप कह सकते हैं f x0 है आपका, ठीक है? f x0 इक्वल टू f है, ठीक है? आपको दिख रहा है ना, f x0 इक्वल टू f है, इक्वल टू f0, मैं मिटा नहीं रहा हूँ इसको, है ना? इस इक्वल टू 1, ठीक है? आपने वैल्यू रख दी यहाँ पर। अब आप देखिए f x1 इज इक्वल टू f a प्लस h, गॉट इट? सो इज इक्वल टू f 0 प्लस क्या लिखोगे आप? a कितना है? 0, 0 प्लस h, तो कितना आ जाएगा आपका? 0 प्लस h यानी 5 अपॉन n, राइट? सो f 5 अपॉन n, सो इज इक्वल टू 5 अपॉन n प्लस 1, क्लियर? इस फंक्शन में आपने रख दिया x की वैल्यू, राइट? x इतना आ गया। फिर उसके बाद f x2, व्हाट इज f x2? f x2, this f x2 is equal to f a plus 2h, right? is equal to f a तो कितना है? 0 है, so 0 plus 2 into 5 upon n, right? Clear? So is equal to 2 into 5 upon n plus 1, ठीक है? इसी तरह से f x3 is equal to f a plus 3h is equal to f, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 0 plus 3 into 5 upon n is equal to 3 5 upon n into, सॉरी, प्लस 1, गॉट इट? और ऐसे बढ़ते 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 इसी तरह से आपका f लास्ट में क्या लेना है आपको? f x n माइनस 1, ठीक है? n माइनस 1, तो f x n माइनस 1 इज इक्वल टू f a प्लस n माइनस 1 इंटू h, गॉट इट? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वैल्यू आप पुटअप करोगे, ये 0 हो जाएगा, मतलब f क्या कहलाएगा आपका? n माइनस 1 इंटू h, राइट? सॉरी, 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h, ठीक है? सो लास्ट में आपका क्या आ जाएगा अंततः? इज इक्वल टू ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू h, h कितना है? 5 अपॉन n, राइट? n प्लस 1, लाइक दिस, गॉट इट? अब इस फार्मूले में आप पुटअप कर दें, कहाँ गई ये b माइनस a, और ये पूरा करके
ठीक है, तो मिटा देते हैं इसको और इधर करके दिखाते हैं आपको। देखें, सो 0 to 5 लिमिट x plus 1 into dx sorry, with respect to dx is equal to b minus a। b minus a का मतलब हुआ कितना, देखिए b minus a 5 minus a, यही ना b minus a, that is 5 and limit of the function when n tends to infinity, right? So this is 1 upon n into, क्लियर है, नीचे फार्मूला देखिए, एफ ए प्लस एफ ए कितना है 1, ठीक है, 1 प्लस उसके बाद क्या आ रहा है 5n 5n प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 5 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, और प्लस आगे लिख रहा हूं, मेरी जगह नहीं है, प्लस 3 5 अपॉन n प्लस 1 और डैश डैश, ऐसे ऐसे चलते 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 ये आपको मिलने वाला है n, राइट, n माइनस 1 इंटू 5 अपॉन n प्लस 1, गॉट इट, ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इज इक्वल टू 5 लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन n अप्रोचेस टू, सॉरी जीरो नहीं रे, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी रे, इंफिनिटी इंफिनिटी, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है, क्या गड़बड़ लिख देता हूं, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n अप्रोचेस टू जीरो थोड़ी है, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, सो दिस इज 1 अपॉन n, और अंदर देखिए ये क्या हुआ, ये 1 2 3 4 5, ये टोटल कितने टर्म होंगे, 1 2, यहां से देखिए 1 2 3, ऐसे n माइनस 1 टर्म होंगे, ठीक है, ये होंगे कितने n माइनस 1 टर्म होंगे, क्लियर है, और n माइनस 1 टर्म होंगे, और ये वाला कितना होगा, ये 1, टोटल कितने हो गए आपके n टर्म हो गए, ठीक है, टोटल n टर्म, तो 1 कितने बार आएगा, 1 आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स, n टाइम्स ये रहेगा, n बार रहेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, और ये यहां तक आते आते क्या हो जाएगा, देखो एक बार, दो बार, तीन बार, यहाँ तीन तो तीन, टोटल कितने बार, n माइनस 1 बार, n माइनस 1 बार, n माइनस 1 बार तो ये हुआ, और प्लस एक बार और यहाँ, प्लस एक बार और, तो मतलब n बार, ठीक है। यदि ये n कितना मान के चलो 20 है, तो 20 माइनस 1 यानी 19 बार होगा ये यहाँ, और प्लस ये मिला के 20, तो n जितना है यानी n बार, और प्लस ये देखिए ये कितने बार होगा 5 अपान, ये देखिए इनको, ये आपका 5 अपान n 5 अपान n, ऐसे इन सब से कॉमन ले लोगे इसको, तो क्या मिल जाने वाला, प्लस 5 अपान n इंटू, इस पे क्या रहेगा, यहाँ पर बचेगा आपका ये 1 तो आपने निकाल लिया, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 2 प्लस यहाँ बचेगा 3 एंड अप टू व्हाट n माइनस 1 टाइम्स, अप टू n माइनस 1 प्लस up to n minus 1, like this, you will get like this, isn't it so? यदि इसको समझ पा रहे हैं तो बताएं, ये 1 जो है ये तो n बार रहेगा, और ये कितना है 5 upon n, 2 upon 5 upon n, 2 into 5 upon n, 3 into 5 upon n, n into ये सब कॉमन ले लोगे इस से 5 upon, ठीक है, तो ये कितना हो जाने वाला है 5 लिमिट ऑफ दिस फंक्शन n टेंड्स टू 0, ओ सॉरी n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, और ये हो जाने वाला है n, भाई n बार ऐड करोगे 1 को, तो n इंटू 1, ठीक है, 1 1 1 अप टू n, तो दिस इज n प्लस
this is 5 upon n, right? And this gives you what? ये देखिए into, आप देखिए ये नेचुरल नंबर्स का सम है, 1 से लेके लास्ट तक कोई भी नंबर जाती है। मान लीजिए देयर आर n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n into n plus 1 डिवाइडेड बाई 2। n नेचुरल, ये 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है और आपने एपी में भी पिछले साल 11th क्लास में पढ़ा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में n नेचुरल नंबर का सम n into इतना होता है। तो यहाँ कितनी n माइनस 1 नेचुरल नंबर है, तो क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू ये क्या होता है? प्लस 1 इंटू n, राइट, एंड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, n की जगह आपने ये n माइनस 1 रखा और ये n प्लस 1 की जगह आपने ये n की जगह आपने यहाँ n माइनस 1 रखा, ये मिल गया आपको। ठीक है, ये होगा एंड दिस ब्रैकेट क्लोजेस, राइट। So this n cancels to this n, right? So this is 5 limit of this function when 1 upon n tends to infinity, and this gives you what? This gives you n plus 5 upon 2 n minus 1। ठीक है, लिमिट निकालना है इस फंक्शन का। तो 5 limit of this function when n tends to infinity। अब यहाँ देखिए n का मल्टीप्लाई करोगे यदि आप अंदर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ आएगा 1 प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा? 5 अपॉन 2 और ये मिलने वाला है आपको n माइनस 1 अपॉन n। गॉट इट? सो ये मिलने वाला है 5 लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन n अप्रोचेस टू 0। ये क्या हो गया आपका? 1 प्लस इसको 5 अपॉन 2 और इसको लिख सकते हो 1 माइनस 1 अपॉन n। भाई n अपॉन n होगा तो 1 जाएगा ये। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, सो अल्टीमेटली यू गेट व्हाट? अल्टीमेटली 5, और ये देखिए इधर आप n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ इंफिनिटी रखेंगे 0 हो जाएगा, है ना? ये 0 हो जाएगा। सो ये 1 5.2, 1 प्लस 5.2, सो अल्टीमेटली यू गेट 1 इंटू 1 प्लस 5.2। ठीक है, सो ये कितना हो गया? 5 इंटू 7/2, so this give you 35/2, 35/2 एज अ आंसर। ठीक है, 35/2, क्लियर? 35/2। तो अब इसको जब आगे हम पढ़ेंगे तो देखो उससे चेक कर लेते हैं। इसका इंटीग्रल हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स। इसको यदि इंटीग्रेट करें, इंडेफिनिट जैसे करते थे, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ एक बार आप 5 रखिएगा तो 25/2, राइट, प्लस 2, सॉरी 25/2 प्लस 5 एंड माइनस एक बार 0 रखिएगा, ये 0 0 हो गया, 0 यही आ जाएगा। ये 5 5 टू 10, सो 25 प्लस 10 अपॉन 2 आ जाएगा। सो दिस गिव्स 35/2, राइट। सो दिस करेक्ट आंसर। एक दूसरे तरीके से करेंगे, अभी आपको हमने नहीं बताया, तो भी आपको यही आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये है आपका लिमिट ऑफ सम के तरीके से। ठीक है, ये फार्मूला का यूज करके, ऐसा इस कॉन्सेप्ट को यूज करके तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब जो सीरीज आती है, कहीं आपको एपी आएगी, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा, कहीं आपका जीपी आ सकता है, लिमिट का यूज करना है और इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे मैंने एक करके आपको दिखा दिया, आसान क्वेश्चन। ये सबसे आसान क्वेश्चन था आपकी इस एक्सरसाइज का, और भी आसान है पर ये भी एक आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको इस तरह से होंगे, तो मेहनत करिएगा। थ्योरी इज इंपॉर्टेंट हियर। ये फार्मूला हमने कैसे लिखा, कहां से लिखा, कैसे ड्राइव किया, मैंने प्रयास किया आपको समझाने का बार बार बोल के। अब आपने कितना समझा है, जस्ट रिवाइंड इट, फिर से देखिए एंड ट्राई टू गेट द सेंस ऑफ दिस। हाँ,
तो ये होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अब डेफिनेट इंटीग्रल का दूसरा एक तरीका है निकालने का, उसको समझिएगा। ठीक है, ये मिटाता हूं मैं, मुझे लगता है कि दिस मेक सेंस। जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो एक्चुअली एरिया फंक्शन होता है, एस एरिया फंक्शन, यानी ये मैंने लिख दिया एफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू ये ग्राफ बना आपका, एफ एक्स का ग्राफ हुआ ये। तो ये अपने आप में क्या होता है कि ये जो एरिया है जो हमने अभी सिखाया आपको, ये एक्स एक्स जीरो इक्वल टू आपने ए मान लिया और एक्स एन इक्वल टू आपने बी ले लिया इसको। ठीक है, ये जो इंटीग्रल है एफ एक्स ए टू बी, सॉरी, दिस फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, राइट। ये जो है ये एरिया फंक्शन भी अपने आप इंटीग्रेट करने पे क्या आता है, एक फंक्शन ही आएगा। तो ये अपने आप में एक एरिया फंक्शन भी है। तो इंटीग्रेशन को आप क्या कह सकते हो, डिफिनेट इंटीग्रल को कह सकते हो, इट इज एरिया फंक्शन, एरिया फंक्शन है ये। सो डेफिनेट इंटीग्रल इज एरिया फंक्शन, ऐसा लिखेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल इज, डेफिनेट इंटीग्रल इज एरिया फंक्शन, है ना। ठीक है, बिटवीन दिस कर्व एफ एक्स, लोअर बाउंड, अपर बाउंड एंड दिस एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके बीच के एरिया फंक्शन। अब इसमें मान लीजिए कि आपने इतने का निकाला, एक सी पार्ट है यहाँ पर, ये सी, ए से लेके सी तक का निकाला, इतने का एरिया क्या आ जाएगा, इतने का एरिया आ जाएगा, दिस इज इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू सी, राइट। और इतने का एरिया क्या आएगा, इतने का एरिया, इस एरिया को कैसे डिनोट करोगे, इस एरिया को डिनोट करेंगे इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कहां से कहां तक है ये, सी से लेके बी तक। ठीक है, सो फ्रॉम सी टू बी, राइट। और इन दोनों को ऐड कर दो यदि, तो आपको मिलने वाला है इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, गॉट इट। ऐसा ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि मैंने बताया है ये पूरा जो एरिया है कर्व के अंदर, दिस इज एक्सप्रेस बाय दिस। तो इतने का एरिया ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हो और इतने का एरिया ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, इन दोनों एरिया को ऐड कर दो तो ये एरिया मिल गया। ठीक है, अब इसका जो फंडामेंटल थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम, इस फंडामेंटल थ्योरम को समझिए क्या है, फंडामेंटल थ्योरम, आगे बढ़ रहा हूं, हाँ, डेफिनेट इंटीग्रल का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये इंपॉर्टेंट है। डेफिनेट इंटीग्रल, आप बिल्कुल परेशान नहीं हुए अभी तक, जो आपने सीखा पीछे आपको नहीं भी आया है उससे दिक्कत की बात नहीं है ना। उसका यूज हम रियल लाइफ में करेंगे ही नहीं, अभी जो पहले पढ़ा है ना, डेफिनेट इंटीग्रल निकालने का नहीं यूज करेंगे। जब आपको कहा जाए कि लिमिट ऑफ सम के तरीके से निकालिए तभी आपको करना है, अन्यथा रियल प्रैक्टिस में अभी जो आपने पढ़ा है उसको करने का, उसको करते ही नहीं, अभी कभी नहीं करते हैं, वी नेवर यूज, कभी यूज ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब जो यूज करते हैं ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। देखिए, मान लीजिए कि एक फंक्शन है एफ एक्स और इसका इंटीग्रल निकालना है बिटवीन लिमिट ए एंड बी, दिस फंक्शन, इस फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है ए से लेके बी तक। हाँ, तो इसमें क्या निकालना है, फर्स्ट इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, एंटी डेरिवेटिव निकालना आता है, पीछे सीखा इंडेफिनिट इंटीग्रल, तो इसको इंटीग्रेट कर लीजिए एंड लेट एंटी डेरिवेटिव
एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ या लेट एंटी डेरिवेटिव या और ये कह दीजिए आप डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट सॉरी इनडेफिनेट इंटीग्रल, माफ करिए, इनडेफिनेट इंटीग्रल। मान लीजिए इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल जो आप पढ़ के आए हैं इज, ब्रैकेट में लिख दिया, लेट एंटी डेरिवेटिव ब्रैकेट में इनडेफिनेट इंटीग्रल इज एफ, क्या हो गया मान के चलिए कैपिटल एफ है, राइट, कैपिटल एफ एक्स है मान के चलिए, राइट। तो फिर इसकी वैल्यू जो निकालना ना, इसको इंटीग्रेट कर दिया आपने, इंटीग्रेट करके वैल्यू क्या है, एफ एक्स है, ठीक है। ये देखिए इसको इंटीग्रेट करना है आपको एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। सो इसको इंटीग्रेट करने के बाद मान के चलिए दिस इज एफ एक्स आया एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो अब आपको ये निकालना है, क्या निकालना है, ये निकालना है, ठीक है, इसका निकालना है वैल्यू ए से बी तक फंक्शन डी एक्स। तो आपको क्या करना है, एफ ए एक्स की जगह जो है ना ऐसे निकाल के इसको बी रख देना है, क्या रख देना है उसमें, बी रख देना है फंक्शन में, ठीक है। और माइनस एफ नीचे वाली लिमिट जो है ये रख देना है, ठीक है, ऐसे रख देंगे। और यहां आप रखेंगे, ये देखिए क्या आएगा, प्लस, इसका प्लस सी आएगा, प्लस सी जब ये रखेंगे तो ऊपर वाला, और माइनस एफ ए प्लस सी, गॉट इट, राइट। सो अल्टीमेटली व्हाट यू गेट, एफ बी माइनस एफ ए, और ये सी सी कैंसिल हो गए, ठीक है, तो एक फिक्स आंसर आ गया। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत है नहीं भाई, ये इंटीग्रल ये आया ना, तो जब आपने बी वैल्यू रखा तो ये मिल जाएगा, और जब आपने ए वैल्यू रखा तो ये मिला, ठीक है। माइनस कर देना है ऊपर को, ऊपर वाले और नीचे वाले को माइनस कर देना, और ये सी सी खत्म हो गए। अंततः क्या बचा, ये सी की जरूरत नहीं है, सीधे अब इसको भूल जाना, और ये एफ एक्स जो आया है वहां एफ बी की वैल्यू रख देना और ए की वैल्यू रख देना, ठीक है। अभी देखिए मैंने क्या किया था, अभी क्वेश्चन किया था, ये वाला किया था ना हमने, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस शायद 1 था विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और लिमिट से शायद इसकी 0 से लेके 5 तक, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब इसका पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालो, सो दिस इज, पूरा निकालते निकालते चले, और निकालते हुए इसका अंत में आंसर आता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, यह आंसर, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यही आएगा, और इसमें फिर क्या करना है, सब ब्रैकेट लगा देना है और लिख देना है लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट 5, ठीक है। एक बार 5 रख लीजिए और एक बार 0 रख दीजिए और माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो कहाँ लिख देता हूं, ये लिख देता हूं नीचे से ऊपर, तो ये मैंने रखा 5 स्क्वायर बाई 2 प्लस 5, ठीक है, 5 रख दिया मैंने एक्स की जगह, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, माइनस, क्या कर देना, एफ ए कितना है, 0 है, तो मैंने रखा यहां पर 0 स्क्वायर बाई 2 प्लस 0, दिस इज, सो दिस इज 25 बाई 2 प्लस 5 एंड माइनस ये क्या हो गया, 0, ठीक है, और ये हो गया 25, और ये एलसीएम लेके 35/2 आ गया, ठीक है, यही आंसर मिला था अभी। तो हम वो तरीका यूज नहीं करते, इसी को यूज करते हैं, ऐसा ही। आपको क्या करना है, इस फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल निकाल लेना है, और जो लिमिट है इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में रख के ऐसे रख देना है, और ये अपर लिमिट रख देना है और लोअर लिमिट रख देना है, ठीक है। इस लिमिट को उस लिमिट के साथ मत कंफ्यूज करिए, लिमिट ऑफ फंक्शन के साथ, ठीक, ऐसे रख के आप इसको कर सकते हैं, हो गया डिफिनिट इंटीग्रल, पूरा हो गया। थोड़ी इसकी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी कर लेंगे। तो क्या करना है, कुल मिला के इसका इंटीग्रेशन ही करना है, अंदर जो है ये इस फंक्शन का, और इंटीग्रेट करके लिमिट बैठा देना है, ठीक है, आ गया एरिया। तो इसके बीच में 0 और 5 के बीच का एरिया आ गया, और कितना अच्छा है देखिए, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और कोई भी फंक्शन किसी एक इंटरवल के अंदर कितना एरिया
इनक्लोज करेगा, वो एरिया निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। कितनी काम की चीज है। टेढ़े मेढ़े फिगर, पूरे फिजिक्स में आप लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं? मान लो छोटा सा हिस्सा मान लिया dx, ये बोलो इन छोटे छोटे को ऐड करते गए, छोटे छोटे को ऐड ही तो किया, ऐड कर। देखिए इस तरीके से भी वही आंसर आता है, और उस तरीके से जो लिमिट ऑफ सम का किए थे उससे भी वही आता है। इसका मतलब ये ऐसा किया जाना सही है, और इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं प्रूफ, है ना, ये हर क्लासेस में है, ठीक है। इसमें थोड़ी दूसरी थ्योरी लगती है, और वो थ्योरी यूज करके फिर इसको करते हैं, ठीक है। तो आपको तो डायरेक्ट याद करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना, ठीक है। अपर लिमिट को रखिए, जो इंडेफिनिट इंटीग्रल आया है उसमें अपर लिमिट रखिए, और लोअर लिमिट रखिए, माइनस कर दीजिए, आपको डेफिनेट इंटीग्रल मिल जाना है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन करके आपको दिखा देते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखें, सेवन 7.9 करके आपको दिखा देता हूँ। 7.9 का मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करके पकड़ के दिखा देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 2 to 3, है ना, लोअर लिमिट 2 एंड अपर लिमिट 3। इसको इंटीग्रेट करिए, ठीक है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर ये लिमिट लगा देते हैं, क्लियर। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे सीधा, सीधा इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी log x, खत्म, ठीक है। और इसमें हमने लगा दिया कितना, ये लिख दिया 3 और ये लिख दिया 2, राइट। तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2। एक बार 3 रखा, एक बार ये रखा, तो क्या हो गया, log ऑफ 3/2, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, तो log ऑफ m/n हो जाता है। ये आपका आंसर मिल गया, खत्म, ठीक है। log ऑफ 3/2, खत्म, एक लाइन में। तो ये तो मजाक हो गया, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला करके देखते हैं, 13th नंबर क्वेश्चन करके देखते हैं, 13th। चलो 13 की जगह अभी इसको कर देते हैं, sin 2x, इसको भी नहीं करूंगा, इजी है, इजी। चलो इसका कर देते हैं। ये देखो 13th नंबर क्वेश्चन करके दिखाते हैं। इंटीग्रेट x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 2 to 3, ठीक है, राइट। इसको इंटीग्रेट करना है, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन काम आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, ठीक है। सो 2x dx is equal to dt. So x dx is equal to 1/2 dt. वही सारी कहानी, ठीक है। तो बस यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, फ्रॉम लिमिट 2 to 3 x dx की जगह आप रख दीजिए 1/2 dt। सो 1/2 बाहर आ गया, 1/t और यहाँ हो गया dt, खत्म बात, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये 2 से लेके 3 और ये हो जाएगा log ऑफ t, ठीक है, खत्म, क्लियर, log ऑफ t, ओके। और उसके बाद 1/2 और ये हो गया आपका log ऑफ t 2 से लेके 3, ठीक है। एक बार 3 रख दीजिए, एक बार 2 रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा 1/2 log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2, so 1/2 log of 3/2,
सो लॉग ऑफ अंडर रूट 3/2, ठीक है आंसर। क्लियर, ये पावर जाके इस रूम में पावर के रूप में n log m, तो log m की पावर n हो जाता है, ठीक है, पावर में चला जाएगा 1/2 पावर में। तो इस तरह से आप इनके आंसर लिख सकते हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, एक एरिया आ जाता है, फिक्स एरिया आ जाता है, सी आपके कट ही गए थे। ठीक, इस तरह से हम ये कर सकते हैं। तो ये आपका 7 पॉइंट कौन सा एक्सरसाइज था, 7.9 का था, है ना, 7.9 एक्सरसाइज का 13वां नंबर क्वेश्चन था, और उसके पहले इसी एक्सरसाइज का था सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये सेकंड नंबर, ये एक्सरसाइज नंबर है 7.9, एक्सरसाइज नंबर 7.9, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें से आप ऐसे ही कर सकते हो, इंडेफिनेट इंटीग्रल निकालिए और उसको कर लीजिए। ये देखो आप 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेट 9th नंबर क्वेश्चन dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, 0 से 1 लिमिट रख। तो अब ये फॉर्मेट देखिए, आपने कौन सा फॉर्मेट याद किया था, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा इसको देख भी लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, काहे को इसमें परेशान हो भाई, हैं, इसको क्यों परेशान, ये तो आपका साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है ना, तो सीधा आंसर आ जाएगा, इसका क्यों पड़े हुए हो, इसको लिख दो साइन इनवर्स, इसका क्या आ जाएगा आपका साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, 0 to 1, क्लियर। अब साइन इनवर्स 1 और माइनस साइन इनवर्स 0, ठीक है। अब बताओ भैया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिए हो, साइन इनवर्स 1 ये क्या होगा, पाई/2 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये -0 हो जाएगा, सो दिस गिव्स यू पाई/2। इस फंक्शन का एरिया पाई/2 आ जाएगा, ठीक है, पाई/2 यूनिट, क्लियर। तो ऐसे आप कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसे निपटाया जा सकता है। एक क्वेश्चन और कर देते हैं, 19th नंबर करके आपको दिखा देते हैं, है ना, 19th नंबर करके दिखा देते हैं इसी एक्सरसाइज का। इंटीग्रेट फ्रॉम लिमिट 0 to 2, फंक्शन है आपका 6x + 3 डिवाइडेड बाई x to the power 2 + 4, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको इसको आपको इंटीग्रेट करना है, इतने अपान इतना, इतने अपान इतना करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड प्लस 3 अपॉन x to the power 2 + 4, लाइक दिस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। क्यों किया, सब्स्टिट्यूशन काम कर जाएगा, 0 से लेकर 2, सो इंटीग्रेशन ऑफ 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 विथ रिस्पेक्ट टू x, 0 से लेकर 2 तक लिमिट, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, और 0 से लेकर 2 तक, क्लियर है, ऐसा कर लेंगे आप। उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको ये मिल जाने वाला है कुछ, है, तो 6 चाहे तो आप कॉमन ले लीजिए, तो 6 इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर 2, 3 अपॉन 3 बाहर ले लें हम, ये 3 हमने बाहर ले लिया, प्लस ये 3
और ये 1/x² प्लस 2 स्क्वायर। मैंने कहा है कि सारे फार्मूले आपके दिमाग में तैरने लगने चाहिए फॉर्मेट देख के, कौन सा फॉर्मेट कहाँ सेट हो रहा है। अब देखो पहले वाले में तो सब्स्टिट्यूशन कर दोगे, x² प्लस 4, ठीक है, तो लेट x² प्लस 4 इज इक्वल टू t, so 2x dx is equal to dt, so x dx is equal to 1/2 dt। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर आपका आ जाएगा 6 0 से लेकर 2 तक, 6 0 से लेकर 2 तक, और ये हो गया कितना, ये 1/2 शुरू में बाहर आ जाएगा, तो 6 इंटू 1/2, ठीक है, और इसकी जगह आपने रख दिया dt, और दिस इज 1/t dt। क्लियर है। प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये देखिए 1/x² प्लस c², तो ये देखिए 1/x² प्लस a², राइट, इसका 1/x² प्लस a², ये होता है आपका 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये होता है ना डिफरेंट इंटीग्रल, इसका याद करिए, यही तो होता है। तो ये वैल्यू उठा लीजिए आप काम की। सो 1/a, सो 1 कितना a कितना है, व्हाट इज a इज हियर 2, ठीक है, सो दिस इज 2 एंड tan इनवर्स x कितना है, x है, और अपान a कितना है, 2 है, ठीक है, ये हो गया। और लिमिट क्या है यहाँ से, 0 से लेके 2 तक। क्लियर है। यहां पर क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा log t, ये क्या हो गया 0 से लेके 2 तक, प्लस यही है आपका 3, ये बाहर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3/2, और यहाँ हो गया आपका tan इनवर्स x/2, और 0 से लेके। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका 3, अंदर हो जाएगा log 2 माइनस log 0, अरे एक मिनट से, टी थोड़ी है यहाँ, अभी थोड़ी टी की जगह वैल्यू पुटअप करोगे ना, गड़बड़ कहानी कर दी है। ये हो गया, अभी अभी नहीं, log टी, हाँ ठीक है, रहने दो जो भी कुछ है, ठीक है, लिखा है, इसका log टी आया ना, तो 3 log x² प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, टी की वैल्यू पुटअप होगी ना, और ये आपका 0 से लेके 2 तक। क्लियर। तो 3 log, ये पहले आप 2 रखो तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, और 4 4 8, ठीक है, गॉट इट। और फिर माइनस ये 0 एक बार रखो तो ये हो जाएगा log ऑफ 4, ठीक है, ये इस तरह से, प्लस 3/2, और ये tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x की वैल्यू पहले 2 रखिए, 2/2 माइनस tan इनवर्स 0/2, गॉट इट। सो दिस इज 3 log 8/4, ठीक है, सो दिस इज 2 प्लस 3/2, और इसका क्या हो जाएगा देखिए, tan इनवर्स 2/2 माने 1, tan इनवर्स 1 45 डिग्री, π/4, π/4 करेक्ट है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन π/4, और माइनस tan 0 कब आएगा, ये tan इनवर्स 0 में ही आएगा, so 0, गॉट इट। सो दिस बिकम्स 3 log 2 प्लस 3/8 पाई, ठीक है, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर डिजायर्ड आंसर, गॉट इट।
आसान है, किया जा सकता है। इंडेफिनिट इंटीग्रल आपको आ रहा तो डेफिनेट इंटीग्रल आप डेफिनेटली कर लोगे। डेफिनेट इंटीग्रल आप डेफिनेटली कर लोगे, यानी निश्चित ही कर लोगे। ठीक है, तो सारा कॉन्सेप्ट वही है, बस इसका बेसिक याद रखना कि ये एरिया फंक्शन होता है, कर्व के अंदर का एरिया देता है एक्स एक्सिस और, है ना। ठीक, क्लियर। एक और करते हैं क्वेश्चन, सिंपल सा करके दिखा देता हूं आपको। अच्छा, यदि ऐसा लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ -1 और यहाँ 1 और ये x प्लस 1 ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका भी कर लोगे आप करके। -1 एक बार रख लेंगे भैया 1, है ना, अपर लिमिट, फिर माइनस लो, अपर माइनस लो, ऐसा कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो आप कर लोगे इसको। फर्स्ट नंबर ही क्वेश्चन था। एक देख लीजिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट करना है, डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है 1 से लेके √3। ये है √3, इसके लिमिट है 1 से लेके √3, इसको निकालना। सीधा सीधा फार्मूला दिख रहा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या है भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर? ये आपका वही है tan इनवर्स x। ठीक है, सो इज इक्वल टू क्या हो गया, ये tan इनवर्स x। ये कहां से कहां तक हो गई, √3 से लेके 1। ठीक है, सीधा दिख रहा है, तो क्या जाएगा, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 कितना डिग्री होता है, π/3। ठीक है, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू √3, तो π/3 एंड माइनस दिस इज 45 π/4, सो LCM, और ये क्या हो जाएगा, π/12। ठीक है, सो दिस इज π/12 इज योर आंसर, कैन डू इट। सो π/12 एंड योर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ये था क्वेश्चन नंबर था 21 नंबर था, इसमें ऑप्शन थे। एक नंबर का क्वेश्चन ऐसा आता है। ठीक है, इंटीग्रल में एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे बोर्ड में आता है, और कंपटीशन में तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी रहते हैं। अगला देखिए, एक 22वां नंबर क्वेश्चन ऐसे ही है। अब तो मैं क्वेश्चन कराता जाऊं, क्वेश्चन की तो लिमिट है नहीं, तरीका आपको बता दिया है। ये 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है, 0 से लेकर 2/3, हाँ 2/3, ये लिमिट है, dx अपान, ये लिखा है 4 + 9x स्क्वायर। ठीक है, dx, इसको तत्काल सेट कर लोगे, 1/, ये क्या हो गया 2 स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर, राइट, और ये हो गया आपका dx फ्रॉम 0 to 2/3। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए पहले, तो 3x की जगह पहले t रखिए, हाँ, लेट 3x इज इक्वल टू t, सो 3 dx इज इक्वल टू dt, सो dx इज इक्वल टू 1/3 dt। ठीक है, तो यहाँ रखोगे तो 1/3 तुम्हारा सीधे बाहर आ जाएगा, 1/3, 0 से लेके 2/3, और ये हो गया 1/, ठीक है, ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर dt। गॉट इट। ठीक है, ऐसे करेंगे, सो 1/3, 0 से 2/3, और इसका देखिए, अरे अब क्या कर रहे हो, 1/3, और इसका क्या आ जाने वाला है, इसका देखिए t का वैल्यू, ये 1/x स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये वाला हुआ, तो आपको आ जाने वाला है ये tan इनवर्स 1/a, यानी 1/a पहले आएगा, 1/a यानी 1/2। ठीक है, और tan इनवर्स x/a यानी t/a माने 2। ठीक है, लाइक दिस, एंड फ्रॉम 0 to 2/3। गॉट इट। तो t की जगह पहले वैल्यू पुटअप करिए, सो 1/3, 1/2, tan इनवर्स t/2, ये रख दोगे तो क्या आ जाएगा, 3/2x हो जाएगा, 0 से 2/3। क्लियर। सो 1/2 आप बाहर ले लीजिए, सो दिस इज 1/6, और अंदर क्या बचा आपका, tan इनवर्स 3/2x, 0 से लेकर 2/3। वैल्यू पुटअप करिए, 1/6
tan इनवर्स 3/2 इंटू 2/3 माइनस tan इनवर्स 3/2 इंटू 0। ठीक है, x की जगह आपने रख दिया ये डोमेन 1/6। ये देखो कटकुटा के क्या हो गया, 1 हो गया, सो दिस बिकम π/4। tan इनवर्स 1 क्या होगा, π/4 माइनस ये 0 हो गया, tan इनवर्स 0 ये क्या होगा, 0 होगा, सो दिस बिकम π/24। π/24 इज योर आंसर। सो आंसर नंबर कौन सा है ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, π/24 सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है इसका, 22 में सी नंबर ऑप्शन दिया होगा। तो ऐसे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं। ठीक है, अब ये आपकी 7.9 एक्सरसाइज हो गई, 7.8 7.9 आप कर लीजिएगा, बता दिया। अब इसके पास दो एक्सरसाइज है ना, 7.10 और 7.11, थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रल में और रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी रह गई है, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, पूरा हो जाएगा। ठीक है, इंडेफिनेट इंटीग्रल में टाइम लगता है, डेफिनेट इंटीग्रल में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, वो आसान, मतलब आसान तो है ही, सब कुछ आसान है। यदि इंडेफिनेट आपका अच्छा है तो डेफिनेट तो अच्छा होना ही है। ठीक है, डेफिनेट में आपको अलग से कोई इंटीग्रल नहीं करना है, अलग से नहीं सीखना है। ठीक है, इंडेफिनेट आता है तो डेफिनेट 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 आएगा, है, इंडेफिनेट आता है तो डेफिनेट डेफिनेट आएगा, निश्चित ही आएगा। भाई डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, निश्चित इंटीग्रल है। अब हिंदी मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन डेफिनेट का मतलब निश्चित ही होता, फिक्स है। इंडेफिनेट में क्या होता है, प्लस कांस्टेंट लगा रहता है, तो कुछ भी आंसर हो सकता है उसका मतलब। ठीक है, अपन उतना लिख के छोड़ देते हैं और कह देते हैं कि प्लस सी का मतलब कुछ भी, जो भी लिख दो आप वही सही। ठीक है, मतलब एक आंसर नहीं होता, इसलिए उसको बोलते हैं इनडेफिनेट। और डेफिनेट में क्या है, फिक्स एरिया क्लोज। ठीक है, तो क्लोज्ड एरिया निकालना, क्लोज्ड मतलब क्लोज, ये कर्व जैसे है, कर्व के अंदर का एरिया। तो इसका यूज जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे ना, तो एरिया एरिया ही निकालेंगे अपन मोस्टली। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जब पढ़ेंगे, डेरिवेटिव नहीं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हम लोग एरिया ही निकालेंगे फिगर्स की, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कर्व रहेंगे, उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, और ये जो होते हैं, ये क्या होता है, इंटरवल होता है, एक्स की वैल्यूज होती है, एक्स यहाँ से लेके यहाँ के बीच में। ठीक है, जैसे भी देखा, शुरू का याद करो लेक्चर, ए से लेके बी तक। तो जब डोमेन की रेंज, डोमेन यहाँ से यहाँ तक, डोमेन की रेंज नहीं बोलेंगे, डोमेन यहाँ से यहाँ तक, डोमेन का इंटरवल इतना इतना हो, ए से लेके बी तक, तब कितना इंटीग्रल की वैल्यू आएगी, मतलब कितना एरिया आता है उसको कर्व के अंदर। ठीक है, जो भी कैसे भी ग्राफ बन सकते हैं, नो इशू, वट एवर टाइप ऑफ ग्राफ यू मे हैव, यू मे हैव लाइक दिस आल्सो, दिस इज। अब ये एरिया निकालना आपको ना, फाइंड दिस एरिया। एक एक ग्राफ है एफ एक्स, वो इस तरह से है, और ये क्या हो गया, यहाँ ए से लेके पता चला बी तक, यहाँ के बीच में एरिया निकालिए। बस इस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल निकाल लेंगे, इंटीग्रल निकाल लेंगे, इंटीग्रल निकालने के बाद फिर एंटी डेरिवेटिव निकालने के बाद हम ये लिमिट रख देंगे। ठीक है, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, ये अपर होती है, ये ऊपर होती है, ये सर राइट में होती है, और ये लोअर वाली लेफ्ट में होती है। ठीक है, अपर बाउंड लोअर बाउंड भी कहते हैं इसको। क्लियर, चल जाएगा, आसान है डेफिनेट इंटीग्रल, ये कठिन थोड़ी है। ठीक है, तो मेन आपकी मेहनत इंडेफिनेट इंटीग्रल में होनी चाहिए, अच्छी मेहनत करिए उसमें। सो डेफिनेट इंटीग्रल यू विल डू डेफिनेटली, राइट। ओके, बाय, नमस्कार।